हाँ तो मेरे प्यारी दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 7th AC2 एग्जामिनेशन 2026, जो आप लोग का 12 मार्च यानी कल जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, विज्ञान और हिंदी का, है ना। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं। आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे, है ना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए इसी प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा वार्षिक मूल्यांकन AC2, है ना। देख लीजिए वर्ग 7 विषय विज्ञान दोस्तों, पूर्णांक जो रहेगा आप लोग का यहाँ पर 50 या फिर 60 जो रहेगा आप लोग का देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन कौन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का पेपर्स है, ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों खंड ए है, जिसमें आप लोग का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, है ना। यहाँ पर आप लोग का 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है जड़, बी में है तना, सी में है पत्ती और डी में है पुष्प। देखिए ये जो है दोस्तों लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा पहला नंबर का, है ना। चलिए आगे देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में क्या पूछा गया है, आपकी तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है दोस्तों। तो क्या करेंगे कि 12 में 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ए में भी नहीं है ना, बी में देख लीजिए दोस्तों आप लोग का ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 6 से भाग नहीं देना है, इसमें 2 से भाग देना है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपको 2 से भाग देना है, ठीक है, इसको मिस्टेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, ऊष्मा स्थानांतरण की किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में चालन, बी में संवहन, सी में है विकिरण और डी में है सभी में। तो यहाँ पर जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाएगा, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं, है ना। जैसे 2 सेल है दोस्तों, तो इसको आप मतलब 2 या 2 से अधिक सेल को मिला देते हैं ना, तो बैटरी कहलाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आप लोग का, यहाँ तक हो गया। अब चलिए 5वां नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। यहाँ पर पूर्ति करना है आप लोग को। देखिए 5वां के ए में दिया है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त होता है, कितना होता है, तो लिखना होगा 5 से 6 लीटर दोस्तों। कितना लिखेंगे, 5 से 6 लीटर होता है, लीटर दोस्तों होता है, आप लोग को लिख देना है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग का हो गया। अब देखिए बी नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा दोस्तों, है ना। ईस्ट या हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है, यहाँ पर मुकुलन लिख देंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर देख लीजिए क्या दिया है, इसमें ध्यान देंगे आप लोग। सी में है दोस्तों कि मानव शरीर का औसत तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, है ना। अब डी नंबर देख लीजिए क्या है, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों की जांच करते समय किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डी नंबर में आप लोग भर देंगे दोस्तों अवतल दर्पण का। किसका दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर अवतल दर्पण आप लोग भर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो इसी प्रकार से आप लोग को सोच समझ कर भरना है दोस्तों, है ना। तो ये हो गया आप लोग का। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान देंगे, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाएं। कॉलम 1 से कॉलम 2 को आपको मिलाना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देख लीजिए कॉलम 1 में ए नंबर में है उष्मारोधी, और इधर दिया कॉलम 2 में दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से है। अब ये जो है किस में मिलेगा, तो ये जो है दोस्तों आप लोग का जाएगा उष्मारोधी प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा में दोस्तों। अब प्लेटलेट किस में जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा आप लोग का किस में जाएगा, तो ये जाएगा दोस्तों आप लोग का रक्त का थक्का बनना में। अगर भूमिगत तना की बात करें तो भूमिगत तना दोस्तों हो जाएगा आप लोग का किस में, तो ये हो जाएगा दोस्तों लहसुन में हो जाएगा ना, लहसुन में हो जाएगा, सी का आप लोग का पहला नंबर। अगर बात करें जल द्वारा परिकीर्णन, तो ये जो आप लोग का है नारियल में जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से आप लोग को मिला देना अगर क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रिपल स्टार दे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए
7 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, है ना, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित कथनों में सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए, है ना। जो सही है उसको टी यानी ट्रू होता है टी से, और एफ यानी फॉल्स माने गलत होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि ए में दिया है जलीय जीव अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं, ये सही बात है दोस्तों, एकदम गलत बात है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का एफ, यहाँ पर एफ लिख देंगे, ठीक है। बी नंबर में देख लीजिए कवक में बीजाणु द्वारा जन्म होता है, सही बात है, यहाँ पर टी लिख देंगे, है ना। फिर देख लीजिए फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है, सही बात है, ये भी टी लिख देंगे यहाँ पर, है ना। फिर है पारा एक ठोस धातु है, पारा जो है एक ठोस धातु है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आप लोग का गलत बात है, ठीक है। पारा जो है एक ठोस धातु नहीं है, द्रव धातु है, ठीक है दोस्तों, वो जो एक द्रव होता है कमरे के ताप पर, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड बी, खंड बी में आप लोग का दिया है, क्या दिया है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है आप लोग का। देखिए 8 में है दोस्तों ए और बी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि रांची का कौन सा क्षेत्र त्वरित झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, और बी में दिया है दोस्तों किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों खंड बी आप लोग का था ना, 8 नंबर ए में बोला था कि रांची का कौन सा क्षेत्र त्वरित झंझा के लिए संवेदनशील माना जाता है, इसका उत्तर होगा रांची का मैक्लूस्किनगंज और आसपास के पठारी क्षेत्र त्वरित झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं। इसमें बी नंबर भी था आप लोग का, क्या पूछा था कि किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर देख लीजिए पवन की गति बढ़ने पर जो है वायु का दाब कम हो जाता है। ये हो गया दोस्तों आप लोग का 8 का बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 8 नंबर कंप्लीट करते हैं। अब 9 नंबर देख लीजिए, 9 में क्या दिया है दोस्तों, सही उत्तर लिखिए। इसमें सही उत्तर आपको लिखना है। अम्ल या क्षारक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्या पाया जाता है आपको लिखना है। देखिए सोडियम या पोटेशियम में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल में क्या पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नहीं किस में पाया जाता है बोला है, ठीक है। इसका चलिए आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों एक तरफ आप लोग का है अम्ल या क्षारक का नाम जो कि सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है साबुन में पाया जाता है, किसमें दोस्तों, साबुन में। लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों आप लोग का दही में पाया जाता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये जो है चूने के पानी में पाया जाता है। अगर एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका में पाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग का उत्तर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, है ना। और 10 नंबर में क्या पूछा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर देंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखेंगे दोस्तों। फिर 11 नंबर में देख लीजिए क्या है, ए नंबर में पौधों में जल तथा पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का परिवहन किन ऊतकों द्वारा होता है, इसका भी आंसर देखेंगे हम लोग, है ना। फिर बी में देख लीजिए 11 का बी आप लोग का है 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, इसका भी आंसर देखेंगे। फिर 12 नंबर देख लीजिए 4 एकलिंगी पुष्प के नाम लिखे, ठीक है दोस्तों। 4 एकलिंगी पुष्प के नाम लिखना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग 10, 11, 12 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, है ना, जिसने पूछा था कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो हम लोग को पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इनका क्रम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे जो है बैजा नहीं पिनाला यानी वैग्योर के भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर हो गया 10 नंबर का आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए नंबर, है ना। क्या पूछा था कि पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन किन ऊतकों द्वारा होता है, तो इसका उत्तर देख लीजिए जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। 11 का ए हो गया। अब बी नंबर में क्या पूछा था कि 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पंज और हाइड्रा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग का, है ना। फिर देख लीजिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 4 एकलिंगी पुष्प के नाम लिखें। तो पहले आपको लिखना होगा कि 4 एकलिंगी पुष्प के नाम निम्नलिखित है या फिर इस प्रकार है। तो लिखेंगे पपीता पहला नंबर में, दूसरा में तरबूज, तीसरा में मक्का, तीसरा में ककड़ी। इस प्रकार से आप लोग का 12 नंबर तक उत्तर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से
तो हम लोग खंड बी को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग खंड सी पर, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, जिसमें आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 13 में क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषता लिखिए। इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ये देख लीजिए यहाँ में भी क्वेश्चन है कि ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि वायु दाब डालती है। तो इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखेंगे दोस्तों। फिर 14 में देख लीजिए क्या दिया है, एक वस्तु का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 38 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रकार दिया है, इसका उत्तर आपको बताना है। फिर यहाँ में भी देख लीजिए इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ में भी जो है आप लोग का 2 क्वेश्चन दिया गया है। फिर 15 में देख लीजिए दोस्तों, 15 में क्या पूछा था ए में कि सर्दियों में चिड़ियाँ अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है क्यों, इसका भी आंसर देखेंगे। फिर बी नंबर में देख लीजिए विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखिए, इसका भी आंसर देखेंगे। 16 में दिया है दोस्तों उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर बताइए, है ना, इसका भी आंसर हम लोग देखने वाले हैं। फिर यहाँ में देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग का है डॉक्टरी तथा प्रयोगशाला तापमापी में 2 अंतर बताइए, इसका भी आंसर देंगे। फिर 17 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का, कायिक परिवर्तन से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को लिखें। और यहाँ में भी है रंध्र क्या है और रंध्रों के 2 कार्य बताइए। ये सभी के जो है ना हम लोग आंसर को देखने वाले हैं। चलिए एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 है ना, यानी 30 नंबर देख लीजिए क्या पूछा था आपसे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषता लिखिए। 4 जो है विशेषता लिखना है आपको। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देख लीजिए इस प्रकार दिया हुआ है। तो पहला में लिखेंगे आप लोग, पहला पॉइंट में कि प्रतिबिंब आभासी होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना, ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा बात करें तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट देखिए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। चौथा पॉइंट देख लीजिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, ये हो गया। फिर अगला देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट यानी अंतिम पॉइंट, प्रतिबिंब में 500 परिवर्तन होता है, यानी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस प्रकार से आप लोग को अंतर नहीं विशेषता लिख देना है दोस्तों, है ना। अब देखिए इसमें जो था आप लोग का 13 में और वाला क्वेश्चन यानी या वाला भी क्वेश्चन था आप लोग का, उसका भी आंसर हम लोग देखेंगे क्योंकि वो भी जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये 13 का जो है यहाँ पर देख लीजिए या लिखा हुआ है, 13 का या वाला क्वेश्चन है। ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि वायु दाब डालती है ना। देखिए 2 अनुभव जिनसे महसूस होता है कि वायु दाब डालती है। तो पहला पॉइंट तो आपका हो गया तेज हवा में साइकिल चलाना, है ना। जब हम तेज हवा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाते हैं तो हमें हवा का दबाव महसूस होता है और साइकिल चलाने में अधिक बल लगाना पड़ता है, पहला महसूस हुआ। अब दूसरा देख लीजिए पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाते समय वायु का दाब ही पतंग को ऊपर उठाने और हवा में स्थिर रखने की में मदद करता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का या वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। यानी 13 नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग 14 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का इस प्रकार दिया है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक वस्तु का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 38 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए ए में क्या दिया है आप लोग का, क्या ऊष्मा का प्रभाव होगा, तो हाँ ऊष्मा का प्रभाव होगा। अब देखिए बी में क्या पूछा है, अगर नहीं तो क्यों, तो यह प्रश्न लागू नहीं होता है क्योंकि ऊष्मा का प्रभाव होगा, है ना दोस्तों। आगे देख लीजिए सी नंबर में क्या है, अगर होगा तो उसकी दिशा क्या होगी, तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा 38 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वस्तु से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वस्तु की होगी, है ना। अब डी नंबर में देख लीजिए यह प्रवाह कब तक होता रहेगा, तो यह प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता, है ना। इस प्रकार से आप लोग का दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन 14 का भी आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए दोस्तों 14 में जो था आप लोग का 2 क्वेश्चन था, यानी कि या वाला भी क्वेश्चन था आप लोग का और वाला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर दिया है। या में ए नंबर में था आप लोग का, जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो इसका आंसर देख लीजिए, जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हीटर का नाइक्रोम तार गर्म होकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आप लोग का आंसर हो गया, है ना। आगे देख लीजिए बी नंबर क्या दिया है, एनीमोमीटर क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए, एनीमोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग पवन की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग का आंसर हो गया। यहाँ पर या वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में आप लोग का ए नंबर में था कि सर्दियों में चिड़ियाँ अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है क्यों, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा,
सर्दियों में चिड़िया अपनी पंख फुलाकर बैठी रहती है ताकि पंखों के बीच हवा भर जाए, जो एक ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करती है और उनके शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, जिससे उन्हें ठंड से बचाव होता है। ये नंबर हो गया। अब बी नंबर में क्या पूछा है कि विद्युत धारा के दो प्रभाव के नाम लिखें। तो पहला तो हो गया ऊष्मीय प्रभाव और दूसरा हो गया चुंबकीय प्रभाव, है ना। इस प्रकार से आप लोग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। और 16 में क्या पूछा है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में दो अंतर बताएं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर निम्नलिखित है। पहला आकार की बात करें तो उत्तल लेंस के बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। प्रकृति की बात करें तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। इस प्रकार से आप लोग का आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 16 का या वाला क्वेश्चन। 16 में जो था या वाला भी क्वेश्चन था दोस्तों। देख लीजिए क्या है, डॉक्टरी तथा प्रयोगशाला तापमापी में दो अंतर बताइए। दो को अंतर बताना है। तो आंसर देख लीजिए, डॉक्टरी यानी क्लिनिकल तथा प्रयोगशाला तापमापी में दो अंतर, है ना। देखिए तापमान सीमा, डॉक्टरी तापमापी की तापमान सीमा कम होती है लगभग 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि प्रयोगशाला तापमापी की सीमा जो है अधिक, यानी सामान्यतः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। बनावट की बात करें तो डॉक्टरी तापमापी में एक किंक या विभाजक होता है जो पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, जिससे पाठक आसानी से तापमान नोट कर सकता है। प्रयोगशाला तापमापी में ऐसा किंक नहीं होता है। इस प्रकार से आप लोग को जो है क्या लिखना था, अंतर लिखना था, दो मुख्य अंतर, है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। और 17 में क्या पूछा है कि कायिक परिवर्तन से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को लिखें, है ना। तो यहाँ उत्तर देख लीजिए, कायिक परिवर्तन के 4 लाभ। इसमें देख लीजिए क्या है, पहला पॉइंट, इस विधि से उगाए गए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। फिर देख लीजिए, जिन पौधे में बीज पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे कि केला, अंगूर, उन्हें इस विधि से आसानी से उगाया जा सकता है। फिर है दोस्तों, इस विधि से बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर दोस्तों, कायिक परिवर्तन द्वारा पौधे बीज आधारित पौधों की तुलना में कम समय में फल और फूल देते हैं। इस प्रकार से आप लोग का हो गया दोस्तों क्वेश्चन 17। इसमें और वाला क्वेश्चन था ना, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए 17 का और वाला क्वेश्चन, यानी या वाला क्वेश्चन, या वाला। ठीक है। क्या है कि रंध्र क्या है, रंध्रों के दो कार्य बताइए। यहाँ पर उत्तर देख लीजिए, रंध्र क्या है, पहले ये लिखेंगे। तो पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। ये द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब रंध्रों के कार्य बोला है ना, तो रंध्रों का कार्य हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा आप लोग का, पौधों के वायु भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से रंध्रों द्वारा होता है। इस प्रकार से आप लोग का आंसर हो गया दोस्तों, है ना। चलिए तो हम लोग 17 देख लिए। मतलब कि दोस्तों आप लोग का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ना, 2 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का खंड सी कंप्लीट हुआ दोस्तों 17 तक। अब देख लीजिए खंड डी, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्या पूछा है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों का नामांकित कीजिए। इसको देख लेंगे। फिर यहाँ देख लीजिए, या में दिया है किसी पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए। इसको भी आप लोग देख लेंगे। मतलब 18 नंबर का दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। इस प्रकार से दिया है, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। अब देखिए 19 नंबर क्या दिया है, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। इनमें से जो है किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है आप लोग को। ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये दोनों क्वेश्चन को, है ना, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो 19 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर तो आप लोगों को बता दिए कि आप लोगों को खुद कर लेना है। 19 नंबर में इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए इसमें दोस्तों हम लोग को जो है, हम जो है 19 का एक ही उत्तर बताएंगे आप लोग को। बाकी जो उत्तर है दोस्तों आप लोग खुद कर लेंगे, है ना, कोई भी दे सकता है। तो ए नंबर में देख लीजिए क्या दिया है, समुद्री समीर और थल समीर किस प्रकार चलता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। समुद्री समीर और थल समीर की सचित्र व्याख्या, है ना। तो आप लोग चित्र देख लेंगे, है ना। यहाँ पर समुद्री समीर की बात करें तो दिन के समय स्थल यानी जमीन, जल समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होता है। स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है, जिससे वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र के ऊपर अपेक्षाकृत ठंडा और उच्च दाब का क्षेत्र होता है। ठंडी हवा समुद्र से स्थल की ओर बहती है, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। फिर देखिए थल समीर क्या है दोस्तों, देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी दोस्तों आप जो है ना खुद से बनाने का प्रयास करेंगे अगर हो सके तो, है ना। तो कैसे लगी वीडियो, अगर
वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, इसको हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, और जितना वीडियो अपलोड हो रहा है सारे वीडियो को देखिए, इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, है ना। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।